हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। कल की वीडियो में हमने डेफिनेशन करी थी व्याकरण की, परिभाषा करी थी भाषा की, उपभाषा की, बोलने की और लिपि की। तो आज की वीडियो में हम करेंगे, कल हमने बेसिक कवर किया था व्याकरण का। आज की वीडियो में हमारा दूसरा लेक्चर है, लेकिन कह सकते हैं कि आज ही स्टार्टिंग है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे वर्ण और शब्द। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण क्या होती है? भाषा की वह छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे एक शब्द है हमारे पास पीला, तो पीला शब्द के अगर हम डिटेल में करना चाहे तो पीला शब्द कैसे किससे बना है? पी प्लस ला, पीला, पी प्लस ला। यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाएंगे तो वो इस तरह से हो गए, पे प्लस ई तथा ल प्लस आ, पीला। अब यदि पे ई ल और आ के भी टुकड़े करना चाहे तो ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पे ई ल आ जो है वो क्या है? ध्वनियाँ है, और वो क्या है? सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इसलिए ये वर्ण है। तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। और वाक्यों के मेल से क्या बनती है? भाषा। तो वर्ण मिलके क्या है? वर्ण अगर मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द। और शब्द अगर मिलते हैं तो क्या बनता है? वाक्य। और वाक्य अगर मिलते हैं तो क्या बनती है? भाषा। तो अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। वर्ण क्या है? भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। तो कितने स्वर है और कितने व्यंजन हैं? तो मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनि और लिखे जाने इन लिपि चिन्हों को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण के कितने भाग है? दो भाग है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर्ण और व्यंजन में क्या फर्क है? स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते वे स्वर कहलाते हैं। ये कितने हैं? 11 हैं। इसमें किसी दूसरे वर्ण की मतलब सहारा नहीं लेना पड़ता, ये अपने आप में स्वतंत्र है। दूसरे वर्ण की सहायता के बिना सहायता के बोले जाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। तो ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। ए, ई, ऊ मूल स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री के उच्चारण के रूप में प्रयोग होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण र प्लस ई होता है, री होता है मतलब इसका उच्चारण। तो स्वर के भेद, अब सबसे पहले तो वर्ण आया। वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कितने प्रकार के? स्वर भी दो प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो अब हम करेंगे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की क्या डेफिनेशन है। अब ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, ऊ मतलब छोटे स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब छोटे स्वर जिनमें उच्चारण में कम समय लगता है। दूसरे स्वरों की आवश्यकता, इनको दो ग्रुप में डाल दिया, एक में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है और एक में थोड़ा सा कम समय लगता है। तो जैसे ए, आ, ई, ए, आ, ऊ, री, तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ। तो अंग्रेजी के ओ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर और कॉलेज। अब ये पहले हमने वर्ण की बात करी। अब वर्ण के कितने भेद है? दो भेद है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब हमने स्वर के भेद की बात करी। स्वर के कितने भेद है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिनमें कम समय लगता है वो कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर। और जिनमें ह्रस्व स्वरों से, मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है उनके क्या दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो ये कौन से है? आ, ई, ओ, ए, ऐ, ओ। इसके बाद व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहले जाते हैं। तो वर्ण में तो क्या है, किसी का जो है हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और व्यंजन में हमें स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। मूल रूप से व्यंजन क्या होते हैं? स्वर रहित होते हैं। तो इसके बाद
तो व्यंजन जो है फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा। जैसे इसका कहने का मतलब है कि फेफड़ों से जो सांस निकलती है वो मुंह से या तो दांत से टकराती है, तालू से टकराती है, जीभ से, किसी ना किसी चीज़ से टकराकर एक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम व्यंजन बोलते हैं उच्चारण में। और उस उच्चारण में जो होता है एक स्वर की सहायता होती है। जैसे पै का उच्चारण क्या होता है, पै के साथ ए अपने आप निकल जाता है। पै का उच्चारण क्या होता है, पै प्लस ए। तो हल चिन्ह जो लगता है स्वर व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। अगर किसी व्यंजन के बीच में ये चिन्ह बीच नीचे ये हलंत का चिन्ह लगा, इसे हलंत भी बोलते हैं, हल चिन्ह बोलते हैं, अगर ये लगा तो इसका मतलब है स्वर रहित है। जैसे अपराहन, पाठ्य, विद्या, पट्टा, तो इसमें जो बीच में हलंत चिन्ह लगा है इसमें बिना स्वर के इसको बोला जाएगा, मतलब इसमें टाइम कम लगेगा बोलने में। तो हिंदी व्यंजन जो है वो इस तरह से है, कै ख ग, ये जो सारे के सारे क्या है हिंदी व्यंजन है। तो अब इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान और ध्वनि करेंगे कि कहाँ से आती है। अब व्यंजनों के कुछ ग्रुप बना रखे हैं। ग्रुप किस हिसाब से बनाए हैं, जैसे हम कै ख ग घ ड़, इनको इकट्ठा एक ही लाइन में क्यों लिखा जाता है। च छ ज झ य श, इनको एक ही लाइन में क्यों लिख, ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, इनका ग्रुप बना रखा है। ग्रुप किस हिसाब से बना रखा है, इनके उच्चारण स्थान के हिसाब से बना रखा है। तो जैसे क ख ग घ ड़, तो ये इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ। इनकी जो आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है, कंठ से आती है, इसलिए इनको कै वर्ग बोलते हैं। ए और आ की भी कहाँ से आती है, कंठ से आती है, और है की भी कहाँ से आती है, कंठ से आती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंठ्य ध्वनि बोलते हैं, या इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ है। इस तरह च वर्ग में च छ ज झ य, तो इनकी जो आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है, वो आती है तालु से आती है। तालु को, जीभ के ऊपर वाले हिस्से को हम तालु बोलते हैं, तो इनको तालव्य ध्वनि भी बोलेंगे। ट ठ ढ ढ ण ड़ ढ और री श और र, इनकी जो ध्वनि आती है वो कहाँ से आती है, मूर्धा से आती है, तो इसलिए हम इनको मूर्धन्य बोलते हैं। त वर्ग में त थ ध ध न ल स, तो इनको इनके बोलते वक्त जीभ जो है वो किससे टकराती है, वो टकराती है दांत से, तो इसलिए हम इनका उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। तो इसलिए इनको हम तय वर्ग को क्या बोलते हैं, दंतन्य बोलते हैं, दंत्य बोलते हैं। और पै वर्ग में क्या होता है, आपस में होठ आपस में मिलते हैं, तो इनको हम ओष्ठ्य बोलते हैं, होठ आपस में मिलते हैं। पै फ ब भ मै उ और उ, तो ये भी इनका उच्चारण स्थान क्या है, उ है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं या ओष्ठ्य बोलते हैं। ए और ऐ कंठ व तालु दोनों इनका उच्चारण स्थान है। व में क्या है, दांत, दांत भी होते हैं और ओठ भी होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य कौन सा है, व जो है दंतोष्ठ्य है। औ और औ कौन सा है, कंठ एवं ओष्ठ, औ औ तो क्या है, कंठोष्ठ्य। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था कि व्यंजन जो है इकट्ठे किस तरह से लिखे जा रहे हैं, कि जैसे कै वर्ग को हम कै ख ग घ ड़, इनको इकट्ठे एक लाइन में क्यों लिखा है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान जो है वो सेम है। च छ ज झ है, इनको इकट्ठा क्यों लिखा है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान सेम है, वो है तालु है। तो इस तरह से इनके ग्रुप बना रखे उच्चारण स्थान के आधार पर। इसके बाद जो हमारे पास है नासिक के व्यंजन है, तो अंग य न और मैं, इनका जो उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत तथा ओष्ठ के संपर्क से होता है, अतः इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो अंग य न मैं, ये कौन से व्यंजन है, नासिक के व्यंजन है, मतलब नाक से जिनके अंदर ध्वनि आती है उनको नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन वाला जिसमें श साउंड आता है, उनका उनको हम बोलते हैं, एक सांस छोड़ने की एक आवाज आएगी, एक हवा बाहर आएगी, उसे हम कौन सा बोलते हैं, उष्म व्यंजन बोलते हैं। ये कौन से, श श स है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु
छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से, श का उच्चारण करते समय मूर्धा से और स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। तो श का उच्चारण करते वक्त तालु से और श का उच्चारण करते वक्त मूर्धा से और स का उच्चारण करते समय दांतों से, यह ध्यान रखना है। तो संयुक्त अक्षर कौन सा होता है? जो दो वर्णों के संयोग से बना है उन्हें हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं या संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन से है? अक्षय, त्रय, जय और श्रय। तो अक्षय में क, श और ए, त्रय में त, र, ए और ज में ज, य और ए और श्रय में श, र और ए। ये इनके में जो मेल से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। हिंदी में ज का उच्चारण ग होता है, इसलिए इसका विस्तार ग, य, ए हुए। तो इसका उच्चारण ग पर ज्ञान नहीं बोलते हैं और इसका उच्चारण ज भी है, ज। तो ग की तरह अब होने लगा है, तो इसलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो सही जो शुद्ध रूप जो इसका था ये वाला था, पहले वाला। तो हमने वर्ण किया है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर हमने किया स्वर दो तरह का होता है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिसमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है उच्चारण करने में, उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और दीर्घ स्वर कौन से है? जिनमें मूल स्वरों से दोगुना समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। फिर हमने कहा व्यंजन। व्यंजन में वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। फिर अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इस तरह से हमने कर लिया है। उनके उच्चारण के स्थान पर उनके वर्ग बनाए गए। जैसे क वर्ग कंठ से है, त वर्ग तालु से है, इस तरह से इनका। तो च वर्ग क्या है? तालु से है। तो इस तरह से इसका मतलब विभाजन किया गया है व्यंजनों का भी। आगे हमने अब तक पढ़ा है। हमारा जो अब अगला टॉपिक है, वर्ण के बाद जो आता है, वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। तो अब तक तो हमारे पास वर्ण थे। वर्ण का कोई अपने आप में कोई सार्थ अर्थ नहीं निकलता था, किसी एक वर्ण का कोई अर्थ नहीं है। जैसे क का कोई अर्थ नहीं निकलता, ख का कोई अर्थ नहीं निकलता। अब हमारे पास आ गए शब्द। शब्द किससे मिलके बनते हैं? वो मिलके बनते हैं वर्णों से। तो वर्णों के मेल से एक सार्थक जो इकाई बनती है उसे हम शब्द बोलते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई, अगर सिर्फ ये पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम बोलेंगे वर्ण है। लेकिन हम कहेंगे, अगर ये पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या है, तो वो है शब्द। तो शब्द क्या है? भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई जो है शब्द है। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। तो एक या एक से अधिक वर्णों के से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ये मैंने बताया कि वर्णों के मेल से क्या बनता है? एक सार्थक ध्वनि समूह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो आगे शब्द के भी भेद किए गए हैं। शब्द के 3 आधार पर भेद किए गए। शब्द के कितने आधार पर भेद किए गए? 3 आधार पर। किस किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति, शब्द आया कहाँ से, उत्पन्न कहाँ से हुआ, पैदा कहाँ से हुआ। रचना के आधार पर, रचना मतलब बना कैसे। और प्रयोग मतलब प्रयोग के आधार पर, कि जैसे जैसे किसी शब्द का प्रयोग किया तो एक नया शब्द आ गया। तो इस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोली एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर शब्द निर्मित शब्द शामिल है। अतः उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित उपभेदों में बांट। तो उत्पत्ति के आधार पर इस तरह से भेद है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो तत्सम का मतलब क्या है? तत् मतलब उसके, और सम का अर्थ है समान, उसके समान। किसके समान? अब हमने पीछे किया था, पहली क्लास में किया था कि जो हिंदी की मूल भाषा क्या है वो संस्कृत है। तो किसके समान? ऐसे शब्द
जो यूं के यूं संस्कृत से हमने अपनी भाषा में ले लिए, हिंदी भाषा में ले लिए, या हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं यूं के यूं, जो संस्कृत में भी वैसे है और हिंदी में भी वैसे है, तो उन शब्दों को हम तत्सम बोलते हैं। तद्भव शब्द वो कहते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द, तद मतलब उसके और भव मतलब बदलाव, किसके, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको रूप परिवर्तित करके उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब जैसे तत्सम शब्द में कौन कौन से आएंगे, अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ आदि। तो ये कौन से शब्द है, तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द जैसे यहाँ बताया हुआ है, तत्सम शब्द जो है अज्ञानी है और इसका तद्भव शब्द है अनजाना। अज्ञानी या अज्ञानी, पीछे हमने पढ़ा था कि इसको ज्ञ के रूप में प्रयोग करते हैं और जय के भी, उसको हम अज्ञानी भी बोल सकते हैं और अज्ञानी भी बोल सकते हैं। तो ये तद्भव है जो है, इसका शब्द जो है अनजाना है। अंधकार का जो तद्भव शब्द है वो अंधेरा है। अमावस्या का तद्भव शब्द है जो अमावस है। अक्षर का तद्भव शब्द है अक्षर, और अमूल्य का जो है अमोल। तो तत्सम शब्द कौन सा है, अकार्य है, और तद्भव शब्द कौन सा है, अकाज, अगम्य और अगम। आश्चर्य का अचरज, अक्षत का अच्छत, और अट्टालिका का अटारी। तो इस तरह से हम कुछ और शब्दों को धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि कुछ याद हो जाए। तत्सम शब्द कौन सा है और तद्भव कौन सा, जैसे आम्र चूर्ण। आम्र चूर्ण क्या होता है, आम का चूर्ण, इसको हम तद्भव शब्द में कैसे अमचूर प्रयोग करते हैं। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, अंगूठा लिखते हैं। और अष्टादश, अष्ट मतलब 8 और 10 का मतलब 10, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं 18। अर्ध को हिंदी में बोलते हैं आधा। तद्भव इसका शब्द अश्रु, और इसका जो तद्भव शब्द है आंसू। अग्नि का तद्भव शब्द आग। अन्न का अनाज, अमृत का अमीय, आम्र का आम, अर्पण का अर्पण, अखेट अहेर, अगणित अनगिनत। अगणित का मतलब जो तद्भव शब्द है अनगिनत। आश्विन का आशोज, आलस्य का आलस, आशीष का आशीष, आश्रय का आसरा, उज्ज्वल का उजला। और इस तरह से तद्भव शब्द प्रयोग होते हैं, उज्ज्वल का उजला। गर्धव गधा, करम काम, कदली केला, कर्पूर कपूर, कपोत कबूतर, कार्य काज, कार्तिक कार्तिक, कास खांसी, कुंभकार कुम्हार, कुष्ठ कोढ़, कोकिल कोयल, कृष्ण किशन कान्हा, कंकण कंगन, कच्छप कछुआ, कलेश कलेश, कज्जल काजल, कर्ण कान। मैं उम्मीद करता हूँ इन सभी शब्दों का आपको मीनिंग पहले से ही पता होगा। कोई भी मुझे इसमें अलग सा लगा नहीं है। एक अष्टादश को छोड़कर, हो सकता है इसका किसी किसी को ना पता हो, बाकी सब हम प्रयोग करते ही रहते हैं। उच्च का ऊंचा, उष्ट्र का ऊंट, एकत्र का इकट्ठा, करपास का कपास, इक्षु का ईख, उल्लुक का उल्लू, एला का इलायची, अंचल का आंचल, कटु का तद्भव शब्द कड़वा, कटु का कड़वा, कपाट का किवाड़, कंटक कांटा, काष्ठ काठ, काक कोवा और कोवा, किरण किरण, कुकुर कुत्ता, कुपुत्र कपूत, कोण कोना, कृषक किसान। तो ये शब्द इस तरह से, तद्भव शब्द इस तरह से यूज होते हैं। कर्तरी कतरनी, गर्त गड्ढा, स्तंभ खंबा, क्षत्रिय खत्री, खटवा खाट, क्षीर खीर, अक्षेत्र खेत, ग्रंथि गांठ, गायक गवैया, ग्रामीण गंवार, गोस्वामी गोसाई। ये तो ग्रामीण का जो है गंवार। गंवार का मतलब क्या होता है, गंवार जो शब्द है वो ग्रामीण से आया है। तो गृह घर, गोमेय गोबर, गोर गोरा, गौ गाय, गुहा गुफा, ग्राम गांव, गंभीर गहरा। तो इसमें से याद रखने वाला कौन सा जो अलग सा लग रहा है, ये तो खटवा का खाट,
और ग्रामीण गवार, और उल्लू का उल्लू, करपास का कपास, तो ये सारे गर्त का गड्ढा, और अक्षत्रिय का खत्री, अक्षत्रिय का खत्री। तो इसके बाद हमने तत्सम शब्द कर लिया, तद्भव शब्द कर लिया। इसके बाद जो हमारा उत्पत्ति के आधार पर जो नया अलग अगला जो भेद है वो है देशज शब्द। अब देशज शब्द कौन से होंगे? किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार अक्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे प्रात, काच, ढोर, कचाकच, फटाफट, मुक्का आदि। तो देशज शब्द की क्या डेफिनेशन हुई? जो शब्द समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार अक्षेत्रीय लोगों द्वारा बनाए गए हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? देशज शब्द बोलते हैं। जैसे प्रात, काच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का, ये शब्द जो है देशज शब्द हैं। इसके बाद विदेशी शब्द, जो किसी अन्य देश से आए हो, वो किसी भी कारण से आ सकते हैं, राजनीतिक कारण से आ सकते हैं, आर्थिक कारण से आ सकते हैं, धार्मिक कारण से आ सकते हैं, सांस्कृतिक कारण से आ सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? विदेशी शब्द बोलेंगे। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयोग होते हैं, तो इन्हें हम सब क्या बोलेंगे? विशेषी शब्द बोलते हैं। तो इसके हर एक भाषा के कुछ शब्दों के हम उदाहरण करेंगे जो हमारी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे हिंदी शब्द, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द प्रयोग होते हैं हिंदी में वो है अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोर्ट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट। ये सारे के सारे शब्द जो है हिंदी में यूं के यूं प्रयोग होते हैं, इनका कोई हिंदी वर्जन ज़्यादा प्रयोग में नहीं है। जैसे कुछ शब्द अब मैं आपको बताता हूँ जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे अफसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकारी। क्लर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिपिक। और टीचर को क्या बोलते हैं? शिक्षक। और पेन को क्या बोलते हैं? कलम। स्कूल को क्या बोलते हैं? विद्यालय। और कार को हिंदी में क्या बोलते हैं? गाड़ी। तो इस तरह से ये शब्द यूं के यूं प्रयोग हो रहे हैं, इनका कोई हिंदी इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। तो अरबी भाषा के शब्द जो यूं के यूं प्रयोग होते हैं, अकल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत। तो ये सारे के सारे शब्द जो है अरबी भाषा के हैं। और फारसी भाषा के शब्द अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि। ये फारसी भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा से अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि। इसी प्रकार तुर्की भाषा से कुछ शब्द है आका, उर्दू, काबू, कैंची, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल,
लाश, सराय। तो ये सारे के सारे शब्द जो है वो तुर्की भाषा के। अब इनको याद कैसे करेंगे? याद तो ये बार बार रीडिंग से ही होंगे। जैसे हिंदी अंग्रेजी का हमें अधिकतर पता है, अरबी और फारसी का अधिकतर पता है। अब इनको बार बार रीडिंग करेंगे तो ये याद भी हो जाएंगे कौन सी भाषा का कौन सा शब्द है। कोई ज़्यादा संख्या में नहीं है ये। तो अब फ्रेंच भाषा से कुछ शब्द आए हैं, फ्रांसीसी से जो शब्द आया है वो है अंग्रेज। तो अंग्रेज शब्द का हमने ध्यान रखना है। अंग्रेज शब्द कहाँ से आया? फ्रांसीसी से आया, फ्रेंच से आया। काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मेनू, रेस्ट्रा, शो। चीनी से क्या है? चाय, लीची, लोकाट, तूफान। डच से तुरुप, चिड़िया, ड्रिल। जर्मनी से नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन। तिब्बती से लामा और डांडी। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लोना। यूनानी से एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबल। संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द जो होते हैं जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं उन्हें हम संकर शब्द बोलते हैं। जैसे वर्षगांठ। वर्षगांठ संकर शब्द कैसे हुआ? वर्ष जो शब्द है वो संस्कृत का है और गांठ जो शब्द है वो हिंदी का है। तो इसलिए कौन सा शब्द होगा? ये संकर शब्द हो गया। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। जैसे उद्योगपति। उद्योग जो है संस्कृत का है और पति जो है हिंदी का। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी का है और यात्री संस्कृत का है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का है और घर हिंदी का है। नेक नियत, नेक फारसी का है और नियत अरबी का है। तो ये जो शब्द होगा वो कौन सा होगा? संकर शब्द होगा। इस प्रकार जांच करता, जांच फारसी का है और करता हिंदी का। बेढंगा, बे जो है फारसी का है और ढंगा हिंदी का है। बेआब, बे फारसी का है, आब अरबी का है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? संकर शब्द बोलेंगे। अभी तक हमने किया उत्पत्ति के आधार पर कि कोई शब्द उत्पन्न कैसे हुआ, आया कहाँ से, कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद है। जो शब्द के जो उत्पत्ति के आधार पर हमने किया तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। इस प्रकार हम करेंगे अब रचना के आधार पर कोई शब्द रचित कैसे हुआ या बना कैसे, बनावट कैसी है उसकी। तो नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है जो शब्द कई वर्षों से एक ही चीज़ के लिए प्रयोग हो रहे हैं, जो किसी व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए, प्राणी के लिए, वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है, उसे हम रूढ़ शब्द बोलेंगे और वो विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों की निर्माण क्रिया भी ज्ञात नहीं होती, इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं निकलता। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयोग हो रहे हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द बोलेंगे। अब यौगिक शब्द क्या होगा? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं और उन शब्दों का अपना अपना पृथक अर्थ भी होता है और जो दो शब्द जिनसे वो मिले उन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ भी है, लेकिन वे दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसका एक अलग मीनिंग निकलता है, एक अलग अर्थ निकलता है, उसे हम यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्या का अलग अर्थ है, विद्यालय का अलग अर्थ है, तो विद्यालय का एक अलग अर्थ है। प्रेम सागर, प्रतिदिन, प्रति का अलग अर्थ है, प्रतिदिन का अलग है। दूध वाला, दूध वाला, राष्ट्रपति, महर्षि। तो इसमें यौगिक शब्द क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं। इन दोनों शब्दों का राष्ट्र का एक अलग मीनिंग है, पति का एक अलग मीनिंग है, अगर लेकिन राष्ट्रपति को जोड़ दिया जाए तो उसका एक अलग मीनिंग है। जैसे महर्षि, महान और ऋषि अलग अलग मीनिंग है, महर्षि जोड़ दिया जाए एक महान ऋषि। तो अब योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा? रूढ़ शब्द कर लिया जिसका एक अर्थ होता है, यौगिक शब्द कर लिया जो 2 शब्दों के मेल से बना है।
अब योग रूढ़ क्या होगा, ये जो है वे यौगिक शब्द, ये है कौन से शब्द, योग रूढ़ यौगिक शब्द ही है, जो पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसका कहने का अर्थ क्या है कि जो विशेष अर्थ निकलता है, दो शब्द अलग अलग अर्थ वाले आपस में मिलते हैं, जो उनके मेल से एक नया शब्द बनता है, उन जो पहले वाले शब्द थे उनसे उनका कोई मेल नहीं खाता अर्थ। इसको हम उदाहरण से समझेंगे क्या मतलब है। जैसे पीताम्बर, पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, लेकिन इसका जो अर्थ जो है वो क्या हो गया है, विष्णु हो गया है। अब पीले से कोई मतलब नहीं विष्णु को, और अंबर से कोई मतलब नहीं है, तो विष्णु के लिए जो प्रयोग होता है पीताम्बर, पीले वस्त्र के लिए यूज नहीं होगा पीताम्बर, सिर्फ पीताम्बर जो है सिर्फ विष्णु के लिए रूढ़ हो गया है। इस प्रकार दशानन हमें पता है, दशानन किसके लिए रूढ़ हो गया, रावण के लिए। गजानन, गज के जैसा आनन है जिसका, गणेश के लिए। और जलज, कमल के लिए, जल में उत्पन्न हुआ। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, जिसका पेट लंबा है वो कौन है, गणेश। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, किसके है तीन नेत्र, शिव जी। इसी प्रकार चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, सदानंद आदि शब्द योग रूढ़ हैं। अब हमने कर लिया जो शब्द के भेद है, हमने कर लिया रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, सॉरी उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। अब हम करेंगे प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। पहला जो भेद है वो है विकारी, और दूसरा जो भेद है अविकारी। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अलग अध्याय में किया जाएगा। विकारी शब्द के लिए एक अलग से चैप्टर आएगा। अब मतलब जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं उनको हम विकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक या काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द बोलते हैं। तो इसके बाद ये हो गया हमारा प्रयोग के आधार पर दो शब्द, दो तरह के हो गए शब्द। अब हो गया अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर एक अर्थी शब्द जिसका एक ही अर्थ होता है, अनेक अर्थी शब्द, एक ही शब्द के अनेक है ना, अनेक अर्थी शब्द। इसके बाद पर्यायवाची शब्द, हमें पता है पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। विलोम शब्द जिनका अपोजिट होता है, विलोम होता है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे दिन रात, माता पिता। समुच्चरित शब्द या युगम शब्द जैसे आदि आदि, इस जैसे ये सम उच्चरित शब्द है लेकिन इनका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। जैसे पहले वाले इस आदि का अर्थ है आरंभ और इस आदि का अर्थ है आदत होना या लत लगना। तो इस प्रकार दोनों का उच्चारण तो सेम है लेकिन अर्थ जो है अलग अलग है। अब शब्द समूह के लिए एक शब्द, अब कई सारे शब्दों के लिए एक ही शब्द होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, शब्द समूह बोलते हैं। जैसे जहाँ जाना संभव न हो, इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे अगम्य। जो अपनी बात से टले नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, अटल। अब इसके बाद है कि समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द भी होते हैं जो समान अर्थ में प्रतीत होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। जैसे अस्त्र और शस्त्र। अब अस्त्र जो है फेंक कर वार किया जाने वाला हथियार है, जैसे तीर और भाला। शस्त्र जो है जो हाथ में रखकर प्रयोग किया जाता है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू। वैसे चाकू को फेंका भी जाता है, ये अस्त्र भी हो सकता है। तो इस तरह से अस्त्र और शस्त्र का समूहवाची शब्द, जैसे गट्ठर, गुच्छा, गिरोह, रेवड़ भेड़, बकरिया पशुओं का समूह। तो इस प्रकार से ये समूहवाची शब्द है। ध्वन्यार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि प्रधारित है उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं।
तो ध्वन्यार्थी शब्द कौन कौन से हैं? जैसे पशुओं की बोलियां, पशुओं की बोलियां जैसे दहाड़ना ध्वनि को प्रस्तुत करता है, भौंकना, हिनहिनाना, गिचगाड़ना ध्वन्यार्थक शब्द है। पक्षियों की बोलियां चहचहाना, प्यूं प्यूं, काव काव। जड़ पदार्थों की ध्वनियां कड़कना, खटखटाना, छुक छुक, गर्जना, खनखनाना। तो इसलिए ये क्या कौन से शब्द है? ध्वन्यार्थक शब्द है। ऐसे शब्द जिनसे ध्वनि प्रतीत होती है, ध्वनि होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ध्वन्यार्थक शब्द बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया आज की डेट में वर्ण और शब्द। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया से शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी की हम लगातार वीडियो डालेंगे, हर रोज़ एक वीडियो आएगी। अगर कोई गलती या आपके नोटिस में आई है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।